हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस चैप्टर रिव्यू के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड में क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। वैसे आप लोगों को बता देता हूं मैं कि हमारे सीबीएसई और एनसीईआरटी वाले लोग बहुत ही अच्छे हैं। क्यों? पहले तो इन लोगों ने मैं घर बैठे फ्रांस भेज दिया वहां की हिस्ट्री को जानने के लिए। अब कह रहे कि जाओ पूरा यूरोप और रशिया भी घुमाओ, तो चलो चलते हैं। अब हम जब यूरोप पहुंच ही गए तब हमें पता चलता कि 18 सेंचुरी से पहले पूरे यूरोप का यही हाल था, यानी कि नोबिलिटी और चर्चेस इनके पास ही राइट्स थे पूरी पावर ओन करने के। ओके, और बेचारे थर्ड स्टेट के साथ तो गुलामी करना ही था, उनको तो जुल्म सहना ही था। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में पूरी दुनिया, यूरोप और एशिया के कुछ पार्ट्स और इंडिया में भी डेरोजियो और राजा राम मोहन रॉय के पास एक टॉपिक आ चुका था। क्या? राइट्स के बारे में और सोशल पावर को कौन कंट्रोल करेगा। गुड। जब रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ तब पूरी दुनिया के पास एक नया टॉपिक आ चुका था, वो था सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद हिंदी में कहे तो, जो कि रेवोल्यूशन के बारे में तब अगले पार्ट्स में पढ़ ही लेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जब आगे बढ़े तब हमें तीन तरह के लोग मिले, एक थे लिबरल्स, एक थे रेडिकल्स और तीसरे थे कंजर्वेटिव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, इनके बारे में आप ध्यान से ये टेबल देख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकती है, तो इन्हें जान लीजिएगा। मैं पूरी टेबल तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा बता देता हूँ। लिबरल्स लोग वो है जिनकी बहुत आजाद सोच है, वो चेंजेस चाहते हैं। रेडिकल्स जो कि कुछ अच्छी तरह से चेंजेस चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। पर कंजर्वेटिव्स इनको तो चेंज चाहिए ही नहीं, पर आगे चल के इन लोगों ने चेंजेस मान लिए, लेकिन धीरे धीरे। मुझे रेडिकल्स बहुत अच्छे लगे क्योंकि इनके पॉइंट्स भी बहुत अच्छे थे, एकदम न्यूट्रल पावर था इनका। और एक और बात बताता हूँ, जो यूरोपियन स्टेट से उनके अंदर भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। जी हाँ, धर्म के बेसिस पे। पहले वहां पर जैसे आपको पता होगा वहां पर क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन उनके अंदर भी सब डिविजन्स हुआ करते हैं। ब्रिटेन के लोग इंग्लैंड के चर्च को फॉलो करते हैं और ऑस्ट्रिया और स्पेन के लोग कैथोलिक चर्चेस को फॉलो किया करते हैं। अब जब हमारे यूरोप के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे तब तो और भी ज्यादा डेवलपमेंट होना तो बनता ही है ना। वैसे ही सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस होना शुरू हो चुके थे। पूरे यूरोप के अंदर रेलवेज, इंडस्ट्रीज ये सब ग्रो अप होने लगी थी। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर देखे तो बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैन, वुमेन और खासकर बच्चों को भी फैक्ट्रीज ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, यानी कि उनको काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उनको एक तो बहुत टाइम तक काम करना पड़ता था और वेजेस भी बहुत कम मिलते थे। सो बैड। और जब मार्केट के अंदर इंडस्ट्रियल गुड्स की जरूरत कम हो जाती थी तब अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी भी बढ़ चुकी थी। एक तो हाउसिंग और सैनिटेशन की भी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी क्योंकि सिटीज तो बढ़ रही थी ना। लेकिन आज इतनी मेहनत के बाद ही आजकल यूरोप में आप देख सकते हैं बहुत मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है। वैसे इंडिया में भी तो हो रहा है ना। और इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पर अमीर लोग ना प्राइवेट प्रॉपर्टी को होल्ड किया करते थे, और लिबरल्स और रेडिकल्स ये भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को ओन किया करते थे, और उनमें से कुछ लोग तो इंप्लॉय भी हुआ करते थे वहां के। सो बैड एंड गुड। मजाक कर रहा हूं, आई डोंट केयर अबाउट दैम। जैसे कि आपको पता होगा वेल्थ यानी कि पैसे तभी आएंगे जब ट्रेड अच्छी होगी। कुछ लोग सोच रहे थे कि अगर पावर वर्क फोर्स है ना एजुकेटेड और हेल्दी होगी तभी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तभी लोगों ने क्या किया, वो लोग रैलीज लगाने लगे लिबरल्स और रेडिकल्स के सामने ताकि उनको इंप्रूवमेंट मिल सके। पूरे यूरोप के नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स ये सब चाहते थे कि जो 1815 के बाद में जो यूरोप में जो गवर्नमेंट आई थी उनको वो हटा दे और कुछ नई टाइप ऑफ रूल्स लागू हो। इसलिए इटली, फ्रांस, रशिया और जर्मनी इन सब ने रिवॉल्यूशनरीज बने और इन्होंने मोनार्की को हटाने की बहुत ट्राई की। अभी हमने एक नया वर्ड सुना, उसका नाम था नेशनलिस्ट। चलो इनके बारे में भी हम जान लेते। नेशनलिस्ट वो लोग होते जो कि पूरे नेशन के अंदर सब लोगों के पास राइट्स हो और सब इक्वली सिटीजन कहला सके। सो गुड, ये सबसे बेस्ट लगे मुझे। 1815 ये था जिसके बाद में जियोजीपी मजीन नाम का एक इंसान आया था जो कि नेशनलिस्ट था। उसने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर इटली में ये काम संभव कर दिया था, यानी कि इटली में नेशनलिस्ट लोगों की जीत हो चुकी थी। सो गुड। पूरी दुनिया में जितने भी लोग चाहते थे कि समाज एकदम अच्छा, उन लोगों के लिए आदर्श समाज वही था जो कि सोशलिस्ट हो, यानी कि समाजवाद हो। आधे 19th सेंचुरी के बाद में लगभग पूरी दुनिया के अंदर वाइड स्प्रेड हो गया था अपने सोशलिज्म। सो गुड, तभी तो इस चैप्टर का नाम सोशलिज्म इन यूरोप है। सोशलिस्ट लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर्स को पूरी समाज की जड़ समझ लिया, यानी कि उन लोगों की वजह से ही ना समाज में पूरी बुरे काम हो रहे थे, यानी कि रूट ऑफ ऑल इविल। वो लोग चाहते थे कि जो आम लोग, जो वर्कर्स जो कि प्रॉफिट जनरेट करे, उनको भी कुछ शेयर मिलना चाहिए। लेकिन जो इंडिविजुअल लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ सारा प्रॉफिट खुद को दे रहे थे और कुछ नहीं। सोशलिस्ट लोगों ने भविष्य के बारे में जब सोचा तब उनके आइडिया में कुछ आया, यानी कि दिमाग में कुछ आया, वो था कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये वो सोसाइटी जो कि एकदम आदर्शवादी थी। इंग्लैंड में एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर था, उसका नाम था रॉबर्ट ओवन। ये पहला इंसान था जिसने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी। उसका नाम था, जो कि इंडियानापोलिस में उसने बनाई थी, उसका नाम था न्यू हार्मनी। फ्रांस में भी एक इंसान था, उसका नाम था लुइस ब्लैंक। ओ भाई, लुइस वापिस आ गया। सॉरी, ये अलग इंसान है, ठीक है। लुइस भाई ने कहा कि सोसाइटी तभी इंप्रूव हो सकती जब कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट वाले लोग सपोर्ट करेंगे। वैसे कह तो सही रहा है ये इंसान।
अब बहती गंगा में हाथ धोने के लिए दो लोग और आ गए। एक का नाम था कार्ल मार्क्स और दूसरे का नाम था फ्राइडरिच इंजेल्स। इनमें से कार्ल मार्क्स की बात एकदम मस्त थी और ये आपके एग्जाम में भी आ सकती है। जो दो पैराग्राफ्स उनको आप पढ़ लेना आराम से, मैं आपको समझा भी रहा हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स वो कहना चाहता था कि जितने भी सोसाइटी में जितने भी इंडस्ट्रीज है उन सबको कैपिटलिस्ट लोग ओन करते हैं और तब तक वो ओन करते रहेंगे जब तक हम लोग उनके सामने आवाज नहीं उठाएंगे। वैसे कह तो सही रहा था और वो कह रहा था कि वो लोग सारी प्रॉफिट को ओन करते और आम लोगों में नहीं बांट, जो कि बहुत गलत बात है। तो वो कहते हैं कि हमें लिबरल्स और रेडिकल्स के सामने रैली करनी चाहिए ताकि वो हमें फायदा दे सके। लिबरल्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेडिकल सोसाइटी होनी चाहिए उसके नजरिए से और सारे प्रॉफिट को सोशली कंट्रोल किया जाना, यही सबसे अच्छी बात लगी मुझकी। वैसे मैं ढंग से समझा नहीं सकता तो आप इसको पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका भविष्य का सवाल है। जिस सोसाइटी की इसने बात की थी उसका नाम था कम्युनिस्ट सोसाइटी और इसको भविष्य की सोसाइटी भी कहा जाता है कुछ समय के लिए। 1870s के बाद में पूरे यूरोप के अंदर सोशलिज्म का आइडिया एकदम आग की तरफ फैल चुका था। सोशलिस्ट लोगों ने कुछ एक बॉडी भी बनाई थी, उसका नाम था दी सेकेंड इंटरनेशनल। सो गुड नेम। इंग्लैंड और जर्मनी ये वो जगह थी जहां पर सारे वर्कर्स ने अपनी एसोसिएशंस बनाने शुरू कर देते, यानी कि वो लोग एक गैंग बना रहे थे ताकि उनके वर्कर्स कभी भी बुरे हालात में हो सके तो उनकी मदद की जा सके। ये होती यूनिटी। इसकी वजह से उन लोगों की लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट्स भी आए थे, यानी कि उनकी डेली वेजेस और टाइम को भी कम किया जा सके शायद। जर्मनी के अंदर ये सोशलिस्ट लोग एसपीडी यानी कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर काम करने लग गए थे। ब्रिटेन के अंदर ट्रेड यूनियनिस्ट्स और सोशलिस्ट ने मिलकर एक लेबर पार्टी भी बना ली थी। एंड फाइनल, अब खत्म होने वाला आपका ये पार्ट। बैड पॉइंट ये है कि 1914 तक कभी भी सोशलिस्ट लोगों ने गवर्नमेंट फॉर्म नहीं की थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स यही गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते थे। इसी के साथ हमारी पार्ट कंप्लीट होता है। सो थैंक गॉड कंप्लीट हो गया। गुड बाय।